है। तो ये जो फैसला आया अभी सुप्रीम कोर्ट का, ये आरक्षण के वर्गीकरण का, इसमें फाइनली अब ये तय कर दिया गया कि आरक्षण को ये बांटेंगे, वर्गीकृत करेंगे। राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देने वाली है। फैसला केवल इतना करना था सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजों की बेंच को कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर हो कि ना हो कि स्टेट वो आरक्षण का वर्गीकरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बात सिर्फ इतनी सी थी, ठीक। पर परेशानी ये कि सुप्रीम कोर्ट और इन 7 जजों की बेंच अपने दायरों से बाहर चली गई और उन्होंने ये तो कह ही दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को आरक्षण के वर्गीकरण की शक्ति है, SC ST की लिस्ट में चेंज वो कर सकते हैं। इसके साथ वो थोड़े से आगे भी गए, उन्होंने कहा कि भाई अब SC ST के लिए भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए, ये भी कह दिया उन्होंने। और इसके अलावा इस फैसले में ये जो 7 जजों की बेंच है, इसमें मात्र एक महिला न्यायाधीश थी, बेलायम त्रिवेदी, उन्होंने असहमति दर्शाई। बाकी सारे जजों ने आरक्षण के वर्गीकरण को सहमति दर्शाई। और इस फैसले में कुछ जज जो हैं, जैसे जस्टिस मित्तल हैं, वो अपने एक बड़े से फैसले में बहुत कुछ ब्राह्मणवादी तत्वों का उल्लेख करते हैं और उन तत्वों को सुन के बहुजनों का, SC ST समाज का मेरे ख्याल से खून खौल जाएगा वो सारी बातें सुन के। पर परेशानी है कि इस फैसले से गीता का, पुराणों का तो कोई लेना देना था नहीं। फिर ये समझ में नहीं आया कि जस्टिस मित्तल आखिर कहना क्या चाह रहे थे। गीता का उल्लेख करके, पुराणों का उल्लेख करके, वर्ण व्यवस्था की बात करके जस्टिस मित्तल आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक। तो हम आज जस्टिस मित्तल के द्वारा ये जो 7 जजों की बेंच है, इसमें आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला दिया गया, उसमें जस्टिस मित्तल का जो फैसला है उसकी कुछ हाइलाइट्स आपके सामने पढ़ेंगे ताकि आप समझें कि आखिर खेल क्या चल रहा है, ठीक। ये समझना जरूरी है दर्शकों, क्योंकि अभी जो फैसला दिया गया है, इस फैसले में भविष्य के फैसलों के लिए कुछ आधार तैयार कर दिए गए, ठीक। समझिए बात को, हर फैसले में भविष्य के लिए ये ब्राह्मणवादी लोग कुछ रास्ते खोल देते हैं, ठीक। ये वैसे ही है जैसे 1990-91 के बाद हम देखते हैं कि भाई 92 के दौरान ये जो आपका क्या बोलते हैं OBC आरक्षण को लेके क्या बोलते हैं फैसले आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट के। उसमें OBC आरक्षण में उन्होंने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंसर्ट कर दिया था और बाद में हम देखते हैं OBC में भी उन्होंने आरक्षण के वर्गीकरण की बात की थी और उन्हीं फैसलों को आधार बनाकर अभी इस नई बेंच ने नए फैसले सुनाए। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि लगातार आरक्षण लागू होने के बाद आरक्षण को कमजोर होने के ब्राह्मणवादी षड्यंत्र एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट से, न्यायपालिका से तो चल ही रहे हैं। राजनीति या संसद में ये कर पाना संभव है नहीं, क्योंकि वहां वोट लेने पड़ते हैं। न्यायपालिका में एक छत्र कॉलेजियम सिस्टम है, जातिवादी व्यवस्था है और वो लगातार अपने फैसलों में आरक्षण को निष्प्रभावी करने के उपाय खोजते दिखते हैं। कम से कम इन 70 सालों में जो भी फैसले आए आरक्षण के, उन्हें पढ़ के हमें एक सेंस नजर आता है कि भाई ये सारा मामला धीरे धीरे करके आरक्षण को खत्म करने की दिशा में जा रहा है, ठीक। इसे थोड़ा समझिए, जैसे आरक्षण का आधार जो था सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन था, अछूत प्रथा थी और आदिवासियों का आदिवासी यानी मुख्यधारा से विमुख होना था। तो हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे आरक्षण को फिर आर्थिक आधार पर लेता गया और अब उसकी मानसिकता ही पूरे फैसलों में ये दिखती है कि वो बिल्कुल आर्थिक आधार पर ही आरक्षण को क्या बोलते हैं किसी फैसले को देने की सोच हमें दिख रही है। इस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट आर्थिक तत्वों पे अधिक जोर दे रहा है। जो जातिवाद है एक सामाजिक समस्या है, एक धार्मिक सांस्कृतिक समस्या है, पर यहाँ पे जातिवाद के मुद्दे को टैकल ही नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में हमें ये लग रहा है कि उन्होंने आरक्षण को एक आर्थिक गरीबी मिटाओ योजना समझ लिया है और उसी दृष्टिकोणों से वो आरक्षण पर फैसला देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक षड्यंत्र है, आरक्षण को आर्थिक आधारों से जोड़ना और एक बड़ा षड्यंत्र है ताकि आरक्षण के मूल उद्देश्यों को खत्म किया जा सके, ऐसा हमें समझ में आता है, ठीक है। हम जस्टिस मित्तल के इस फैसले को भी पढ़ लेते हैं। इस फैसले को पढ़ के आपकी कई मुद्दों पे स्पष्टता आएगी कि वो सभी लोग, विशेषकर बहुजन समाज के वो लोग जो
ये समझ रहे हैं कि उनका कल्याण सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, उनके थोड़े दिमाग ठिकाने आएंगे। जो आरक्षण को बांटने के पक्ष में तैयार हो गए, उन्हें भी समझना चाहिए कि यहाँ पर खेल ब्राह्मणवादियों का चल रहा है और सबके उद्देश्य आरक्षण और जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखना और आरक्षण को खत्म करना ही दिखाई देता है। ठीक, तो ये जो फैसला है जस्टिस मित्तल का, इससे मैं आपको मूल्यांकन में आपके सामने रखता हूं। आप थोड़ा से पढ़िए, मेरे साथ इसे समझने की कोशिश करिए। हम लोग इसे थोड़ी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे ताकि इस बात को समझें कि आखिर खेल क्या है। ठीक, ये इनके दिमाग में फाइनली चल क्या रहा है और ये फैसले के पीछे के जो आधार हैं वो आरक्षण के भविष्य को कहाँ ले जाने वाले हैं, इसे भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मैं उस फैसले की तरफ ले चलता हूं जो जस्टिस मित्तल ने सुनाया है और पढ़ा है। हालांकि उन सब बातों का आरक्षण के बंटवारे उपवर्गीकरण से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी जैसा कि ब्राह्मणवादियों की एक सोच होती है कि हर जगह वो अपने धर्म ग्रंथों को आधार बनाना चाहते हैं। यहाँ पर भी कुछ गीता की बात की गई है, कुछ वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। अब ये सब सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इसका उपवर्गीकरण से क्या लेना देना है। ये आप समझिए बात को कि लेना देना क्या है। हम अभी थोड़ी देर में उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या प्लानिंगें चल रही हैं भविष्य की, जिसके उद्देश्य से इस फैसले में गीता की और पुराणों की बातें यहाँ पर की गई। ठीक, चलिए, तो हम मुद्दे की तरफ चलते हैं और प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया हुआ है और इस फैसले को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। और ये नया फैसला है, लाइव लॉ की वेबसाइट पर आपको ये फैसला मिल जाएगा और ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ूंगा, और ताकि समझें कि मित्तल साहब आखिर कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा देखिए ये क्या बात है। तो लाइव लॉ क्या कहने की कोशिश कर रही है, वेबसाइट प्रोमिनेंट वेबसाइट है लॉ और उससे संबंधित फैसलों का अध्ययन करने के लिए। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे बात बताई जा रही है कि भाई आरक्षण की नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। एससी एसटी ओबीसी के बीच दलितों के उत्थान के लिए अन्य तरीकों की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन्होंने ये बात कही हुई है। किसकी बात हो रही है? जस्टिस मित्तल साहब की बात हो रही है। आगे वो कहते हैं कि भाई अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देने के बहुमत के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पंकज मित्तल ने आरक्षण प्रणाली पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया हुआ है। तो जस्टिस मित्तल एक तरफ तो आरक्षण को बांट रहे हैं, सहमत हैं कि आरक्षण बांट दिया जाए, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण रूपी व्यवस्था पर फिर से विचार करना चाहिए। आप समझिए दर्शकों, जब कोई ये कहता है कि आरक्षण रूपी व्यवस्था पर पुनर्विचार करिए, इसका सीधा सा मतलब है कि वो ये कह रहा है कि भाई आरक्षण खत्म कर दिया जाए और कोई और तरीकों पर विचार किया जाए। बड़ी सीधी और स्पष्ट बात ये होती है। अन्यथा इसकी समीक्षा की बात हो सकती है, इसकी आलोचना की बात हो सकती है, इस प्रणाली पर पुनर्विचार की बात मतलब इसे खत्म करके कुछ और लाने की बात। समझिए, ये शब्दों के मायनों को थोड़ा समझिए। पुनर्विचार करने का आह्वान किया और कहा कि एससी एसटी ओबीसी श्रेणी के बीच दलितों के उत्थान के लिए अन्य तरीकों की आवश्यकता है। अच्छा, जस्टिस मित्तल 7 जजों की पीठ ने 6-1 से बहुमत का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी सहमति वाले फैसले में कहा कि आरक्षण नीति चाहे वह सफल हो या विफल ने सभी स्तर पर न्यायपालिका पर भारी मुकदमों का बोझ डाला है। तो मित्तल साहब को इस बात का बड़ा दुख है कि आरक्षण की वजह से बड़े मुकदमे हो रहे हैं न्यायपालिका में। अब इनसे ये पूछिए कि न्यायपालिका होती किस लिए? भाई विवादों को सुलझाने के लिए तो न्यायपालिका बनाई हुई है, और आरक्षण तो सबसे बड़ा विवाद है इस देश का। अगर इसको लेकर मुकदमे होते हैं तो उसमें गलत क्या है? और मुकदमे होंगे और आपको सुलझाना भी पड़ेगा। ये बोझ डाला क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आया कि आप बैठे ही इसी बात की तनख्वाह ले रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर
संविधान सम्मत फैसले करें। फिर भी इन्हें बड़ी तकलीफ है इस मुद्दे को लेकर। अगर टुकड़ों में बदलाव करने की बजाय शुरू से ही मजबूत आरक्षण नीति का पालन किया जाता तो इससे बचा जा सकता। तो मित्तल साहब ये कह रहे हैं कि भाई आरक्षण की नीति का शुरू से सही से पालन नहीं किया गया, मजबूती से आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया। मतलब डॉक्टर अंबेडकर की बनाई हुई आरक्षण की नीति सही नहीं है और इसका मजबूती से पालन नहीं किया गया, ऐसा ही कहने की कोशिश कर रहे हैं। टुकड़ों में बदलाव की बात कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं शुरू से ही उस तरह के बदलाव कर देने चाहिए थे। कुल मिलाकर आरक्षण जब आया था तभी इसे खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि ऊपर ही कह ही चुके हैं कि आरक्षण की नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इनकी सहमति स्पष्ट रूप से आरक्षण के साथ हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक, फिर भी चालाकी भरे शब्दों के साथ या अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण की नीति पर ही प्रश्न इन्होंने खड़े कर दिए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ये सारी बातें करने का इस फैसले में मतलब क्या था, क्योंकि ये फैसला इस मुद्दे पे था ही नहीं कि आपको आरक्षण की नीति की समीक्षा करनी। ये जो पूरा मामला था ये इस बात पे था कि क्या आरक्षण का उपवर्गीकरण के अधिकार राज्य सरकारों को देने हैं या नहीं देने। अब ये सारी अनावश्यक बातें मित्तल साहब क्यों कर रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे। हमें नीचे चल के कुछ उनके दृष्टिकोण शायद समझ में आ जाए। ठीक, आगे देखिए, उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी आंदोलन अक्सर हिंसक हो जाते हैं, जिससे पूरे देश की शांति सौहार्द भंग हो जाता है। तो पता नहीं मित्तल साहब ने कौन से आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी आंदोलन की बात की होगी। हमें तो इतना पता है कि जब ओबीसी के आरक्षण मिला तब सवर्णों ने दंगे मचाए, सड़कें रोकी, परेशानियां की। ठीक है, इसके अलावा समाज के कुछ और ऊंची जाति के लोग हैं जो आज आरक्षण की मांग कर रहे हैं, चाहे वो पटेल हों चाहे कुछ और हों, मराठा हों। इनका आरक्षण से कोई हक भी नहीं है, लेना देना भी नहीं है। ये सब उच्च जाति के हैं और अभी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और अगर ये सड़कें तोड़ते हैं, रेल तोड़ते हैं, दंगे करते हैं, तो इसका आरक्षण से कुछ लेना देना नहीं। ये आपके समाज की परेशानी है कि समाज के ऊंची जात के लोग भी आरक्षण के लिए अब दबाव बना रहे हैं। ठीक, और समर्थक और विरोधी, समर्थकों ने तो उधम मचाया हो ऐसा तो मुझे दिखता नहीं साहब, विरोधी जरूर इसके लिए तमाम सारे उधम मचाते रहते हैं, पर फिर भी समर्थक विरोधियों के नाम पर आरक्षण पर ही प्रश्न उठाना मित्तल साहब को क्यों करना पड़ा, ये हम देखते हैं आगे। ठीक, ये कहते हैं इससे देश की शांति सौहार्द बिगड़ जाता है। समझिए, मतलब मित्तल साहब कह रहे हैं कि आरक्षण की वजह से देश में शांति सौहार्द बिगड़ता है। मतलब दंगे हुए, बाबरी मस्जिद गिराई गई, फिर मंदिर के लिए दंगे हुए, गुजरात दंगे हुए, उनसे शांति सौहार्द नहीं बिगड़े, आरक्षण की वजह से शांति सौहार्द बिगड़ते हैं। ठीक, अजीब तर्क है, समझ से परे तर्क है। इस देश में हजारों सालों तक जातिवाद बना रहा, खास जाति के लोग, मित्तल साहब जैसे लोग ऊंचे पदों पर रहे, अभी भी हैं। कमजोर लोग अपने हक अधिकार मांगने लगते हैं आरक्षण के तहत, तो देश में शांति सौहार्द बिगड़ने की बातें यहां पे की जाने लगती हैं। दंगों के लिए कभी ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए, हिंदू मुस्लिम स्थिति के लिए नहीं किए गए, लेकिन आरक्षण के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब लगता है, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट के एक जज के द्वारा, कि इसके लिए देश में शांति सौहार्द बिगड़ता है। सर मित्तल साहब, देश में शांति और सौहार्द है कहां? इस देश में जातिवाद है, ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के शांति और सौहार्द को खा रहे हैं, संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और किसी को अपॉर्चुनिटी वो नहीं देते हैं। तो शांति सौहार्द था कहां? वो तो आरक्षण शांति सौहार्द बना रहा है। तो आरक्षण की वजह से इस देश में समानता आ रही है। ठीक, अन्यथा इस देश में शांति भी नहीं थी, सौहार्द भी नहीं था। केवल ऊंची जाति के लोग मजे उठा रहे थे, निम्न जाति लोग कष्ट भोग रहे थे। पर पता नहीं, इनके लिए शायद यही शांति सौहार्द होती होगी कि जातिवादी व्यवस्था में ऊंची जाति के लोग अच्छे से रहें और निम्न जाति के लोग कष्ट भोगते रहें। शायद यही इनके लिए शांति सौहार्द की परिभाषा होगी। आगे देखिए वो क्या कहते हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उपयुक्त आंदोलन, उपद्रव, हिंसा, मुकदमेबाजी और कमियों का जिक्र करते हुए मेरा यह सुझाव देने का इरादा नहीं है कि दलितों के उत्थान का कार्य समाप्त कर दिया जाए या सरकार को आरक्षण नीति छोड़ देनी चाहिए। दर्शकों थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मित्तल साहब कह रहे हैं कि आरक्षण की वजह से आंदोलन, उपद्रव, हिंसा, मुकदमेबाजी होती है,
फिर चालाकी से कह देते हैं कि भाई उनका ये इरादा नहीं है कि दलितों के उत्थान के कार्य समाप्त कर दिए जाएं या सरकार आरक्षण नीति छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मुद्दा ये भी है कि समानता और विकास लाने की प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जाए। तो अब ये मित्तल साहब कहना चाह रहे हैं कि आरक्षण से समानता और क्या बोलते हैं विकास नहीं हो सकता, और अब ये चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए कि कैसे समानता और विकास लाएं। आरक्षण पर कुल मिलाकर इनकी असहमति यहां तक इन शब्दों से हमें नजर आती है। ठीक, दलितों के उत्थान के कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाए ये नहीं चाहते, लेकिन आरक्षण पर इन्हें घोर आपत्ति है और ये उसकी जगह कुछ विकल्प लाना चाहते हैं। समानता और विकास के लिए कुछ और विकल्प की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने फैसले में। ठीक, आगे देख लीजिए। तथाकथित दलित वर्ग और दलितों की पहचान कैसे की जाए और उनके उत्थान के लिए उठाए जाने वाले कदमों का स्वरूप क्या हो। ठीक, तो ये दर्शकों देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये अपने फैसले में बार बार दलित शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, और कुछ लोग कहते हैं यह असंवैधानिक है, पर ये जज लोग तो जम के इस शब्द का इस्तेमाल किया करते। ठीक, ये फैसले में ये सारे शब्द बाकायदा मौजूद। ठीक, हालांकि क्या बोलते हैं पहले इस शब्द को लेकर कानूनी शब्दों में इस्तेमाल ना करने की बात की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये शब्द इस्तेमाल होते रहते हैं। ठीक, अच्छे से ध्यान रखिए। और ये जो पूरा कमजोर वर्गों के जो आंदोलन है उससे दलित शब्द से ही ये लोग परिचित भी करते हैं। ठीक, आगे देखिए। आरक्षण का लाभ वंचित और हाशियों पर पड़े लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भाई आरक्षण का लाभ वंचित और हाशिए पे पड़े लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो दर्शकों यहां से एक नैरेटिव सेट करने की तैयारी है कि आरक्षण का लाभ ऊंची ताकतवर लोग खा रहे हैं। अब परेशानी ये है कि भाई ऊंचे ताकतवर लोग कैसे खा सकते हैं आरक्षण। एक शब्द भी इन्होंने गंदे इस्तेमाल किए हैं सब पूरे फैसले में। मुझे इस फैसले की भाषा को लेकर ही लगता है कि ये किसी जज की भाषा तो नहीं हो सकती है, किसी व्हाट्सएप पर 2 टकिया संघी ब्राह्मणवादी व्यक्ति की भाषा होती है, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। आरक्षण का लाभ वंचित और हाशिए पे पड़े लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। कैसे पहुंचेगा मित्तल साहब? जब आप सीटें खाली नहीं करोगे, जब न्यायपालिका में आरक्षण के लिए जगह नहीं दोगे, आरक्षित लोगों की सीटें खाली पड़ी रहेंगी, सवर्ण कब्जा करके बैठे रहेंगे और आरक्षित वर्ग के लोगों को एनएफटी करके घोष बाहर कर दिया जाएगा, तो वंचित लोगों तक इसका लाभ कैसे पहुंचेगा। ठीक, आपको ध्यान देना चाहिए। सवर्ण लोग जगह देंगे तभी तो वंचित लोगों तक आरक्षण के लाभ पहुंचेंगे। पर चलिए, ये एक नैरेटिव है जो सेट करने की कोशिश की जा रही है। आगे क्या कह रहे हैं जस्टिस मित्तल के अनुसार आंकड़े साबित करते हैं कि वंचित और हाशिए पर पड़े लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है जो उच्च स्तर पर स्वीकार्य है। अब देखिए दर्शकों, ये मजेदार बात देखिए कि कोई आंकड़ा नहीं है इस बात का। मुद्दा ही इस बात पर बहस पर है कि कोई आंकड़ा ही नहीं है इस बात का जो सिद्ध करे कि आरक्षण का लाभ वंचित और हाशिए पे पड़े लोगों तक मिला या नहीं मिला। ठीक, और हम चलिए मान लेते हैं कि भाई आरक्षण का लाभ निचले तबके तक अभी भी नहीं पहुंचा है। ठीक, तो इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी तो सरकारों की है ना। और कौन खा गया आरक्षण को? भाई SC ST OBC तो अपना आरक्षण नहीं खा सकते ना। ये जो पूरा खेल है, ये जो पूरी बात है, इसमें मुद्दा ये है कि भाई आरक्षण खा कौन गया? इस देश में सरकारी नौकरियों पर ज्यादातर तो सवर्णों के कब्जे। आज भी SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन पूरा है नहीं नौकरियों में, तो फिर आरक्षण कौन खा रहा है? ये गंभीर प्रश्न है। ऑब्वियसली जिनका ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है वो आरक्षण खा रहे हैं, ना कि SC ST OBC की वो जातियां जिन्हें ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि वंचित और हाशिए पे पड़े लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है जो उच्च स्तरीय स्वीकार है, क्योंकि सबसे पिछड़े वर्गों का लगभग 50% स्टूडेंट कक्षा 5 से पहले, 75% कक्षा 8 से पहले और स्कूल छोड़ देता है। हाई स्कूल स्तर तक आंकड़ा 95% तक का पहुंच जाता। बिल्कुल यही बात तो हम लंबे समय से कह रहे हैं दर्शकों कि आरक्षण के उपवर्गीकरण के कोई फायदे नहीं होंगे। मित्तल साहब स्वयं भी यही बात कह रहे हैं। मित्तल साहब ये कह रहे हैं कि जो SC ST OBC समाज यानी दलित समाज के लोग हैं, उनके
95% लोग हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते पढ़ाई छोड़ देते। और हम भी यही कह रहे हैं कि आप आरक्षण को कितना भी बांट दीजिए, कितनी भी 15% एससी की सीटों में से बाकी की वाल्मीकियों को दे दें, मजहबी सिखों को दे दें, किसी को भी दे दें, जब तक नीचे से पढ़ाई कर कर ऊपर लोग नहीं आएंगे, तब तक आरक्षण रूपी सीटों को बांटकर वो लाभ नहीं ले सकते। ये केवल हथकंडा आप लोगों का बहुजन समाज को आपस में लड़वाने का है। मित्तल साहब स्वयं भी वही बात कहते दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण इन्होंने ले लिया, पर उदाहरण सही तरीके से समझा नहीं पाए, और इन्हें समझाने की स्वयं जरूरत थी कि आप खुद कह रहे हो कि भाई पिछड़े वर्ग के लोगों का 95% लोग बस हाई स्कूल तक पढ़ पा रहे हैं, ठीक, उससे मात्र 5% इससे ऊपर जाते हैं, बाकी और भी आंकड़े बता रहे हो। तो जब आपके 95% लोग पिछले वर्ग के मात्र हाई स्कूल तक ही पढ़ पा रहे हैं, तो फिर आप आरक्षण को बांटने का ये ढोंग कर रहे हो, ऊपर सीटें बांट रहे हो आईएएस में, आईआईटी में, सब जगह। तब ये बताओ कि सीटें कौन भरेगा और किसे मिलेंगी? जब नीचे से पढ़ाई कर कर ही ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे लोग, तो वो नौकरियां जिन्हें बांट कर तुम ये समाज लड़वाने के चक्कर में हो, वो नौकरियों पर जाएंगे कैसे? तो दर्शकों, मित्तल साहब के आंकड़े हैं हाई स्कूल स्तर तक आंकड़े 95% पहुंच जाते हैं, मतलब 95% लोग ही हाई स्कूल तक पढ़ाई कर रहे हैं पिछड़े वर्ग से, ऐसा ये दावा मित्तल साहब अपने फैसले में कर रहे हैं। अब इन्हीं से ये पूछा जाए कि जब 95% लोग हाई स्कूल तक ही पढ़ पा रहे हैं पिछड़े वर्ग के, मात्र 5% लोग इससे ऊपर जा रहे हैं, तो फिर ये पूछो कि भाई वो जो आरक्षण बांट कर नौकरियां बांटोगे मजहबी सिखों को और इसको उसको दोगे, चमारों से सीटें छीन कर या इससे किसी और से छीन कर, तो सीटें भरेंगी कैसे? और इस उपवर्गीकरण का फायदा क्या? जब तक कि आप ये सुनिश्चित ही ना कर पाओ कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक सभी समाज के लोग ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करें, तब तक आप इस उपवर्गीकरण से ऊपर वाली नौकरियों को कभी भी वाल्मीकि और निम्न जाति के लोगों को, अति दलित महादलितों को वहां पहुंचा ही नहीं पाओ। कोई तरीका नहीं। तो दर्शकों, ये खुद ही अपने आंकड़े बता रहे हैं और इन आंकड़ों में खुद ही इनकी गलती भी छुप रही है, जो इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं आंकड़े। और इसी आंकड़ों को अगर मित्तल साहब थोड़े ध्यान से पढ़ लेते तो कभी उपवर्गीकरण की बेवकूफी पर सहमति ना देते। और वो इस आंकड़े को किस संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा मैं बता देता हूं। देखिए कि ये कह रहे हैं कि भाई ये हाई स्कूल तक 95% आंकड़ा पहुंच जाता है। आगे कहते हैं, केवल कुछ जातियों के बच्चे जो पहले से ही समृद्ध और शहरीकृत हैं, उच्च शिक्षा और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम। दर्शकों, आप देखिए, ये मित्तल साहब स्वयं ये कह रहे हैं कि 95% लोग केवल हाई स्कूल तक पढ़ते हैं पिछले वर्ग, मात्र 5% लोग पिछले वर्ग के इनके हिसाब से हाई स्कूल से ऊपर तक की पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते तो ये 1% भी नहीं रह जाता होगा, आधे % भी नहीं रह जाता होगा। अब जब ये स्थितियां हैं, ये हालात हैं, तो फिर ये किस मुंह से ये कह रहे हैं कि केवल कुछ जाति के बच्चे ही समृद्ध और शहरीकृत हैं, उच्च शिक्षित हैं और आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं? मतलब 95% लोग अगर किसी जाति में हाई स्कूल भी नहीं पास कर पा रहे किसी समाज में, तो फिर आप किस आधार पे उसी समाज की कुछ जातियों को आरोप लगा रहे हो कि भाई ये समृद्ध हो गई और शहरीकृत हो गई, शिक्षित भी हो गई और आरक्षण का लाभ ले रही? आप अंदाज लगाइए दर्शकों, इस आंकड़े, ये खुद के आंकड़े हैं मित्तल साहब के, और इनके आंकड़े इनके मुंह पर ही मारे अपन, और इनसे क्वेश्चन करें कि भाई फिर आपने किस आधार पे तय कर दिया कि जब 95% लोग हाई स्कूल भी नहीं पास करते, ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते 1-2% लोग रह जाते होंगे, फिर आरक्षण बांट किस लिए रहे हो? ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इन्हें खुद इनसे पूछा जाना चाहिए था कि नौकरियों में आरक्षण बांट किस लिए रहे हो? ठीक भाई, आरक्षण बांटोगे तो भी पढ़ाई तो तब भी नहीं करेंगे वो, और जब पढ़ाई तक ही पहुंच नहीं है तो फिर नौकरी तक वो जाएंगे कैसे? तो जो हायर जॉब्स आप छोड़ने की बातें कर रहे हो, वहां तक तो वो तब भी नहीं पहुंचने वाले। तो ये बेतुकी बात आपने क्यों की? ठीक, और ये कहना कि कुछ
क्या बोलते हैं, जातियां के बच्चे पहले से ही समृद्ध और शहरीकृत हैं, उच्च शिक्षा और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम। ठीक है, अब इनसे ये पूछो कि भैया जो भी 1-2% लोग पिछले वर्ग से पढ़ लिख गए हैं वो आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है भैया? वो अपना रिप्रेजेंटेशन तो पूरा करेंगे अपने समाज का, अपनी जात का। क्या सारी चीजें तुम सवर्णी खाओगे? तुम लोग ओवर रिप्रेजेंटेटेड हो। ये पिछली जातियों के लोग लीस्ट रिप्रेजेंटेड हैं। इनके 1-8% बच्चे पढ़ लिखाकर अगर सरकारी नौकरियों में चले भी जा रहे हैं तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन पूरा कर रहे हैं। ठीक, और इन्हें भी हटा दोगे तो फिर रिप्रेजेंटेशन पूरा कहां से करवाओगे, ये तो बताओ। रही बात शिक्षा की, तो देखिए दर्शकों, एक चीज सच्चाई समझ लीजिए, जब तक सवर्णों का सरकारी नौकरियों में अत्यधिक प्रतिनिधित्व है तब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती। आप समझिए बात को। टोटल 50% सीटें जनरल कैटेगरी की ओपन होती हैं, ईडब्ल्यूएस और वो मिला के, जिनमें सवर्ण जाते हैं। बाकी की सीटें जो होती हैं आरक्षित श्रेणी की होती हैं, उन सीटों में से भी करीब 10 से 15% सीटें खाली रह जाती हैं। मोटा मोटी 60 से 70% सवर्ण सरकारी तंत्र में होते हैं, मोटा मोटी बात है। ठीक, जब तक 60-70% सवर्ण सरकारी नौकरियों में है, शिक्षा में है, शिक्षा में तो खैर इनकी प्रतिशत और ज्यादा हो जाएगा, तब तक ये जातिवादी लोग कभी निम्न जाति के बच्चों को सही से नहीं पढ़ाएंगे। और जब तक ये निम्न जाति के बच्चों को सही से पढ़ाएंगे नहीं, वो 5वीं कैसे करेंगे, 10वीं कैसे करेंगे, 12वीं कैसे करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे करेंगे? तो समस्या सवर्ण लोग हैं, उनका अत्यधिक रिप्रेजेंटेशन है सरकारी नौकरियों में, विशेषकर शिक्षा विभाग। जब तक शिक्षा विभाग में सवर्णों का रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होता तब तक वहां जातिवाद कम नहीं होगा, और जब तक वहां जातिवाद कम नहीं होगा तब तक निम्न जाति के लोगों का उच्च शिक्षित होना संभव दिखाई नहीं देता है। यह है परेशानी, और इसका निदान बड़ा सिंपल है कि आरक्षण का दायरा बढ़ा दो। सरकारी नौकरियों में विशेषकर शिक्षा विभाग में 60-70% आरक्षण कर दो 50-100 सालों के लिए, ताकि सवर्णों का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए और एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त हो जाए। तब जाकर एससी एसटी के बच्चों को सरकारी स्कूलों में और शैक्षणिक तंत्र में बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। सारी समस्या ये है। ठीक, अब मित्तल साहब जो ये बात कह रहे हैं कि केवल कुछ जाति के बच्चे पहले से ही समृद्ध और शहरीकृत हैं, अरे भैया पहले से कहां से समृद्ध और शहरीकृत हो गए? आरक्षण मिले ही अभी 70 साल हुए, पहले से कहां से हो गए ये तो बताओ। ठीक, उच्च शिक्षा और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सक्षम है, तो उसमें गलत क्या है भाई? भाई जो पढ़ा लिखा होगा, शहरीकृत होगा, शिक्षित होगा, वही तो आरक्षण का लाभ प्राप्त करेगा। भाई दर्शकों देखिए, मतलब एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तो आप आईआईटी, क्या बोलते हैं आपके यूपीएससी और बाकी की उच्च शिक्षाओं में कैसे जाएंगे? अगर आप हायर सेकेंडरी नहीं करोगे तो बाकी इंजीनियरिंग और मेडिकल सर्विसेज में कैसे जाओगे? अगर आप पीजी नहीं करोगे तो क्या बोलते हैं यूजी नहीं करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे जाओगे? अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करोगे तो पीएचडी में कैसे जाओगे? यार ये किस तरह की बात है? शिक्षित लोग, उच्च शिक्षित लोग ही अति उच्च शिक्षा में जाएंगे, कोई अशिक्षित व्यक्ति थोड़ी शिक्षा में चला जाएगा। भाई ये तर्क है या कुतर्क है? समझ से परे। अगर कोई ग्रेजुएशन नहीं करेगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे जाएगा, या हायर जॉब्स में वो कैसे जाएगा? तो मतलब इनके हिसाब से सारे एससी एसटी ओबीसी पहले अशिक्षित रहे, जो अशिक्षित है उसे ही आगे नौकरियों में मौका देने की बात मानेंगे, और जो पढ़ लिख गए वो नौकरियों में अटेम्प्ट कर सकते हैं, सक्षम हो गए, उन्हें बाहर करना चाहते हैं। अब बाहर तो कर दोगे, लेकिन फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे पूरा करोगे ये भी बताओ। भाई जब खुद मान रहे हो कि 95% लोग 10वीं से आगे नहीं पढ़ पाते, तो फिर एससी एसटी ओबीसी अगर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? वो 5% लोग जो जैसे तैसे पढ़ के ऊपर आ पा रहे हैं, भाई उन्हें तो तुमने शहरी समृद्ध कह दिया और उच्च शिक्षित कह दिया और उन्हें आरक्षण के लाभ लेने वाला कह दिया। अब इन्हें ही बाहर कर दोगे तो फिर भाई ये एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नौकरियों में होगा कैसे?
तो अजीब सी बात है, मुद्दा भी अजीब है। मुझे मित्तल साहब कंफ्यूज ज्यादा दिखते हैं, लगता है व्हाट्सएप से ज्ञान ले रहे हैं, ठीक, और परस्पर विरोधी बातें कह रहे हैं अपने फैसले में। बड़ा अजीब है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं। आगे देखिए, जस्टिस मित्तल ने फैसले में लिखा है, अनुभव से पता चलता है कि पिछले वर्ग के बेहतर लोग आरक्षित अधिकांश रिक्तियों सीटों को खा जाते हैं। दर्शकों, भाषा सुनिए जरा इस ब्राह्मणवादी व्यक्ति की, थोड़ी भाषा सुनिए। पिछड़े वर्ग के बेहतर लोग आरक्षित अधिकांश रिक्तियों सीटों को खा जाते हैं, जिससे सबसे पिछड़े लोगों के हाथों में कुछ नहीं बचता। अरे मित्तल साहब, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ऊपर कहा कि पिछले वर्ग के 95% लोग 10वीं तक नहीं पढ़ पाते। अब वो 10वीं तक पढ़ ही नहीं पाएंगे तो वो आगे वो यूपीएससी और बड़ी नौकरियों में जाएंगे कैसे? जो पढ़ लेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा, वही तो यूपीएससी की नौकरी परीक्षा के लिए क्या बोलते हैं, क्वालिफाई होगा। मतलब खुद ही बेतुकी बातें कर रहे हो। क्या फैसला लिख रहे हो भैया? और पिछले वर्ग के बेहतर लोग, पिछले वर्ग का बेहतर लोग कैसे? अगर कोई बेहतर है तो पिछला कैसे? ठीक, आरक्षित अधिकांश सीटों को खा जाते हैं। अरे भैया, कोई अपनी सीटें नहीं खा रहा भाई। मित्तल साहब, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में 52 सीटें खा रहे हैं, वहां तो बोल नहीं बोलते बना आपका। ठीक, सवर्णों ने हजारों सालों तक एससी एसटी ओबीसी के अधिकार खाए, तब ये खाए शब्द नहीं दिखाई दिया। ठीक, और पिछले वर्ग के बेहतर लोग आरक्षित सीटें खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं भाई? ये किस तरह की भाषा है? तो दर्शकों, ये ब्राह्मणवादी लोग देखिए संविधान से बैठकर, न्यायपालिका में बैठकर अपने फैसलों में क्या चालू भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस देश के एससी एसटी समुदाय के प्रति इस व्यक्ति की सोच क्या होगी, इसकी भाषा से थोड़ा समझिए। बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये भाषा देख लीजिए। सीटें खा जाते हैं। अरे भाई, हजारों सालों तक जूते घिसे हैं, तुम्हारी पॉटी साफ करिए। बाप दादाओं ने, पिछले वर्ग के लोगों ने, तब जाकर उन्हें आरक्षण मिला हुआ है। और आज भी तुम्हारी पॉटी साफ कर रहे हैं और जूते घिस रहे हैं ऐसी समाज के कुछ दूसरे लोग। तब इस समाज के कुछ लोगों को मौका मिल पा रहा है कि वो ऊपर जा पाए। और ये सीटें खा जाते हैं, इन्हीं की सीटें हैं भैया, तुम्हारे बाप की सीटें नहीं है जो तुम कह रहे हो खा जाते हैं। तो दर्शकों, ये जो पूरा भाषा है, इसको लेके, इस अथॉरिटी को लेके जो सवर्णों के पास है, मुझे हमेशा ऑब्जेक्शन होता है। हमारी सीटें, हमारे बच्चे उस पर नौकरियों पे जा रहे हैं, तुम कौन हो ये कहने वाले खा जाते हैं? तुम्हारी सीटें ही नहीं है ना भाई। तुम अपनी सवर्णों की सीटें देखो, कौन खा रहा है या नहीं खा रहा। ठीक, तो ये जो पूरी मानसिकता है, ये आप समझिए कि क्या, किस तरफ जा रही है, और ये फैसला किस स्तर पे क्या बोलते हैं, दूषित मानसिकता के लोगों के द्वारा दिया गया फैसला है। जो लोग ये फैसला लिख रहे थे, उनके दिमागों में एससी एसटी समाज के प्रति किस स्तर पे घृणा है। एक एक शब्द को आप बारीकी से समझिए, घृणा टपक रही है एक एक शब्द से। पिछले वर्गों के प्रति घृणा टपक रही है इस व्यक्ति की सोच की। ठीक, एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग पिछले वर्ग के हैं, वो सीटें खा जाते हैं और सबसे पिछले लोगों के हाथों में कुछ भी नहीं बचता। अरे मित्तल साहब, अभी तो आप थोड़ी देर पहले खुद ही बताए थे, सबसे पिछले लोग जो हैं वो तो 10वीं नहीं कर पा रहे। उनके हाथों में कुछ बचेगा कैसे, जब तक तुम उनके बच्चों को, तुम सवर्ण लोगों पर सरकारी नौकरियों में अच्छा पढ़ाओगे नहीं स्कूलों में। ठीक, और उनके लिए कुछ नहीं बचता। ये अपने आप में झूठ बात है। आज भी दर्शकों, एससी एसटी ओबीसी के कोटे की सीटें पूरी भरी नहीं गई हैं। लाखों की संख्या में बैकलॉग सीटें खाली पड़ी हुई हैं। आज भी एसटी समाज से उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिलते गांव देहात में। अभी सुप्रीम कोर्ट का परसों नरसों का फैसला है, जिसमें एसटी समाज के लिए एक आरक्षित सीट थी और वहां से कोई 8वीं 10वीं पास महिला नहीं मिली, तब उसे एससी समाज की एक महिला से भर दिया गया। ये एक फैसला था। तो आज भी 8वीं 10वीं तक पास नहीं कर पाते गांव देहात, क्योंकि वहां जो स्कूलों में नौकरी करने वाले मास्टर हैं वो सब सवर्ण हैं, पढ़ाते ही नहीं है ढंग से, तो पढ़ के जाएंगे कहां से?
तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कहना कि सीटें खा ले रहे हैं, सर कोई किसी की सीटें नहीं खा रहा है, ठीक है। जिनका हिस्सा है, जिनका क्या बोलते हैं दावा है, ST ST OBC वर्ग के बच्चे जो पढ़ जाते हैं और थोड़े बेहतर हो जाते हैं, वो अपनी सीटों पर जाते हैं और अपने हिस्सा लेते हैं अपना, जो संविधान ने उन्हें दिया हुआ है, ठीक। और ये सीटें खा जाते हैं, नहीं खा जाते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, विशेषकर जबकि आप सवर्ण लोग खुद ही SC ST लोगों का हजारों सालों से अधिकार खा के बैठे हो, ठीक। तो भाषा ही बड़ी विचित्र है और इस भाषा को लेकर मुझे बड़े अजीब लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को अपने फैसलों में इस तरह की चालू व्हाट्सएप छाप भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अजीब है। और क्या ये सवर्णों पे दिए गए फैसलों में भी यही भाषा का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर SC ST के फैसलों में ये भाषा का इस्तेमाल क्यों है? ये क्वेश्चन है जिनके जवाब मिलने चाहिए। और ऑब्वियस है, मानसिकता तो समझ में आती है ये क्या जवाब देंगे, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या लिख रहे हैं। देखिए, अब देखिए दर्शकों, यहां तक तो देखिए सबसे पहले गालियां बकी SC ST OBC को कोस दिया इन्होंने, टोटल मिलाकर SC ST समाज के लोगों को कोसा और उसी समाज में कुछ लोग दूसरों की सीटें खा रहे हैं, ये ऐसा कह दिया, जबकि सवर्ण निम्न जाति के लोगों का आरक्षण खा रहे हैं, अधिकार खा रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि SC ST समाज में ही कुछ जातियां ज्यादा लाभ ले रही हैं, दूसरा कम लाभ ले पा रही है, मतलब कुछ लोगों की सीटें खा रहे हैं। अब इसके बाद ये अब पहुंच जाते हैं अपनी धर्म पर। देखिए क्या कह रहे हैं, थोड़ा देखिए। हाँ, अब ये सब कोसाकोसी के बाद अब मित्तल साहब पहुंचते हैं। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था को गलत तरीके से समझा गया। देख लीजिए दर्शक, प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था को गलत तरीके से समझा गया। अच्छा, चलो समझाओ। अब देखो जरा, समझाओ इनकी वर्ण व्यवस्था समझो दर्शकों, सुनिए जरा इनकी वर्ण व्यवस्था, ठीक। वर्ण व्यवस्था को गलत तरीके से समझा गया, कुल मिलाकर वही बात है, जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था को गलत तरीके से समझा गया। सुनिए क्या कह रहे हैं। जस्टिस मित्तल ने अपने फैसले में कहा कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, बल्कि लोगों को उनके पेशे, प्रतिभा, गुण और स्वभाव के अनुसार वर्गीकरण था। ओहो हो, देख लीजिए, जाति व्यवस्था नहीं थी, लोगों का उनके पेशे, प्रतिभा, गुण, स्वभाव के अनुसार वर्गीकरण था। क्या बात है, गजब का गुण है। ब्राह्मणों के पास गजब की प्रतिभा भी थी और गुण भी था और उनका पेशा भी था, ठीक। देख लीजिए आगे क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। उन्होंने कहा कि मैं धर्म शास्त्रों का विशेषज्ञ नहीं हूं और ना ही ये दावा करता हूं, मुझे उनमें से किसी का भी ज्ञान नहीं है। हालांकि मैंने कभी कभी भगवत गीता और रामचरितमानस का अध्ययन किया होगा, कभी किया होगा, ठीक है। शास्त्र विशेषज्ञ, विशेषकर गीता की मेरी सीमित समझ के अनुसार मेरा दृढ़ मत है कि आदिम भारत में किसी भी जाति व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था, बल्कि लोगों का उनके पेशे, प्रतिभा, गुण और स्वभाव के अनुसार वर्गीकरण था। अच्छा, आगे देख लीजिए। गीता के अनुसार इन्होंने ज्ञान हासिल कर लिया, ठीक। मतलब गीता संविधान से बड़ी है, गीता में लिखा है तो सही होगा। एक ब्राह्मणवादी मानसिकता के व्यक्ति एक तरह से सोचता है, ठीक। और गीता से अंदाज लगा लिया कि प्राचीन काल में ये सब नहीं था। मतलब ऐतिहासिकता से कोई लेना देना नहीं है, गीता प्राचीन भी है कि नहीं इससे भी कोई मतलब नहीं, ये मानकर चलते हैं कि गीता ऐतिहासिक है, ठीक। और गीता में लिखा है तो प्राचीन काल में ऐसा ऐसा होगा या नहीं होगा। गजब का ये बेवकूफी पना है, जबकि गीता कोई ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है, ना ही उसमें कोई ऐतिहासिक चीजें बताई गई हैं, उसमें केवल ब्राह्मणवादी चीजों को दर्ज किया गया। देखिए वही समय बीतने के साथ वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई और लोगों ने जन्म के आधार पर इन वर्णों को लेबल करना शुरू कर दिया। अच्छा, व्यक्ति की प्रकृति और विशेषताओं को अनदेखा कर दिया गया। जो गीता में बताया गया था उपदेश के बिल्कुल विपरीत है। वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करना एक सामाजिक दोष था जो समय के साथ बढ़ता गया है। अच्छा, देख लीजिए अब दर्शकों, ये ज्ञान देखिए। कुल मिलाकर आप ये देखिए दर्शकों, इस फैसले से, आरक्षण के उपवर्गीकरण के फैसले से गीता का क्या संबंध है, वर्ण व्यवस्था का क्या संबंध है, जातिवाद का क्या संबंध है। और जस्टिस मित्तल साहब इस बात को डिफेंड क्यों कर रहे हैं
कि भारत में तो कोई जातिवाद था ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण कर्मों के आधार पर होता था और गुणों के आधार पे होता था। ठीक, इसे गलत समझ लिया गया। किसने गलत समझा मित्तल साहब, किसने गलत समझा, मुझे थोड़ा बताएं। सवर्णों ने गलत समझा या निम्न जाति के लोगों ने गलत समझा? ठीक, ये बताना चाहिए था ना, गलती किसकी है? ऑब्वियसली सवर्णों की होगी, जिन्होंने किसी को नीच बना दिया होगा। ठीक, नीचों की तो गलती नहीं हो सकती ना, वो तो क्या समझेंगे, उन्हें तो पढ़ने के अधिकार ही नहीं दिया आपने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, गीता में बताए गए उपदेशों के विरुद्ध है। अच्छा, आगे देखिए। फिर वो अपने फैसले में लिखते हैं कि आदिम भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, धीरे धीरे प्रचलित वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था समझ लिया गया। संविधान को अपनाने के साथ ही हमने फिर से जातिहीन समाज की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सामाजिक कल्याण के नाम पर हम फिर से जाति व्यवस्था के जाल में फंस गए। ओ हो। दर्शकों आप समझिए, ये 2 कौड़ी के टुन्नी का व्हाट्सएप या मैसेज है, न्यायपालिका के मुंह से अब निकल रहा है। प्राचीन काल में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण कर्मों के आधार पे होता था। इसी वर्ण व्यवस्था को गलत समझ लिया गया। अब किसने समझा भाई, ये बताएं, किसने समझा? किसने इन्हें ऊंचा बना दिया और बाकी सबको नीचा बता दिया? पता नहीं। ठीक, किसने समझ लिया? पता नहीं। फिर ये कहते हैं कि भाई संविधान अपनाने के साथ हमने फिर से जातिहीन समाज बनाने की कदम बढ़ाया, कोशिश की, लेकिन दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए सामाजिक कल्याण के नाम पर हम फिर से जाति व्यवस्था के जाल में फंस गए। ओ हो। तो दर्शकों, संविधान में जो दलित और पिछड़ों के लिए सामाजिक कल्याण के नाम पर हमने आरक्षण दिया, उसी आरक्षण ने जातिवाद बढ़ाया है। ये कहने की कोशिश यहां पे मित्तल साहब कर रहे हैं। ये वो बात है जो हर 2 कौड़ी का आर्य समाजी बकता है, ये वो बात है जो हर कौड़ी का ब्राह्मणवादी बकता है। व्हाट्सएप के मैसेजों में यही चलता है कि संविधान से जातिवाद बढ़ रहा है। ठीक, और ये आशय नहीं निकाला मैंने, ये शब्द इनके ही हैं जो नीचे इन्होंने कहे हुए हैं। आगे देखिए नीचे क्या कह रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे कहते हैं, आगे कहा, ये आम समझ है कि किसी वर्ग को खुश करने के लिए एक बार जो दिया जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अच्छा, मतलब आरक्षण खुश करने के लिए दिया गया। संविधान के तहत आरक्षित वर्ग के लोगों को दिया गया लाभ भी वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार दी गई हर रियायत किशमिश गुब्बारे की तरह फूलती चली जाती है। आरक्षण की नीति के साथ भी यही हुआ। ओ हो। दर्शकों सुनिए जरा, इस महान व्यक्ति का ज्ञान सुनिए जरा। ठीक, कि किसी वर्ग को खुश करने के लिए जो दिया जाता है वापस नहीं लिया जाता है। आरक्षण इस देश के शूद्रों को खुश करने के लिए दिया गया था। आप बुद्धि देखिए आदमी की, और बुद्धि में बढ़ी हुई घृणा देखिए। अरे मित्तल साहब, आरक्षण हक अधिकार थे, ठीक है, और तुमने दिए नहीं थे, हमने छीन लिए थे। ये हमारा हक अधिकार, खुशबुश करने के लिए दिया गया। कब्जा तुम करके बैठे हो, तुम सवर्ण लोग कब्जा करके बैठे हो इस देश के बहुजनों के हक अधिकार पे, और ये आरक्षण उनका हक अधिकार है। ठीक है, खुश करने के लिए दिया। तुम हो कौन देने वाले यार? संविधान में सबको बराबरी के अधिकार दिए गए, ठीक है, और आरक्षण इस देश के SC लोगों का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए, जो तुम देना नहीं चाहते। खुश करने के लिए दे दिया, मतलब बुद्धि देखिए आदमी के अंदर, घृणा और बुद्धि देखिए। भाई आरक्षण खुशबुश करने के लिए नहीं दिया भाई, हक अधिकार हैं, रिप्रेजेंटेशन है, बराबरी है जो दी गई है संविधान के द्वारा इस देश के कमजोर वर्गों को। ठीक, खुश करने के लिए दे दिया। बताओ, मतलब ये इनके बाप का राज चल रहा था, सब इनका था, और उसमें से खुश करने के लिए इन्हें दे दिया। ठीक, संविधान के तहत आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए दिया गया लाभ भी वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार दी गई हर रियायत किशमिश गुब्बारे की तरह फूलती चली जाती है। आप सोच को देखिए, आरक्षण किशमिश है, गुब्बारा है। ठीक, आरक्षण की नीति के साथ भी यही हुआ। ओहो, ठीक है, आरक्षण के क्रियान्वयन से जातिवाद फिर से पनपता है। दर्शकों ये शब्द सुन लीजिए जरा, आरक्षण के क्रियान्वयन से जातिवाद फिर से पनपता है।
ठीक, आप समझिए बात को। इतना सब कह के मित्तल साहब हमें ये बता रहे हैं कि प्राचीन काल में तो जातिवाद था ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था को गलत समझ लिया गया। ठीक, मतलब कोई जातिवाद नहीं था, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था गीता में देखिए कर्मों के आधार पे थी, सही थी, गुण कर्मों के आधार पे थी, ठीक, वो सही थी। इस वर्ण व्यवस्था को गलत समझ लिया गया, अब डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था को गलत समझ लिया होगा शायद इनके हिसाब से। ठीक, और फिर संविधान में आरक्षण दे दिया गया। अब ये आरक्षण के से जातिवाद पनप रहा है, क्योंकि आरक्षण के क्रियान्वयन से फिर से जातिवाद पनप रहा है। तो मित्तल साहब वही कह रहे हैं जो एक सवर्ण के दिमाग में चलता है कि भाई कोई जातिवाद नहीं था, ना जातिवाद है, और वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था तो सही होती है क्योंकि वो तो गुण कर्म के आधार पे होती है, कृष्ण ने बनाई हुई है। ठीक, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। ये दो कौड़ी के सवर्ण के दिमाग में जो गंदगी मची रहती है, हालांकि खुद आरक्षण के पूरे लाभ लेता रहता है, लेकिन गुण कर्म के आधार पे वो नीच से नाली साफ करवाना चाहता है। ठीक, खुद नहीं करना चाहता। खुद के नालायक बेटे को वो कभी नहीं कहेगा कि भाई तू भी नाली साफ कर ले, तेरा गुण कर्म खराब हो गया। नहीं नहीं, तो ये तो सेटिंग करके मैं जज बनवा दूंगा, जैसे मित्तल साहब के बाप ने इन्हें जज बनवा दिया था। ठीक, खुद को तो ये तो जज बनवा दूंगा, चिंता मत कर। ये गुण कर्म की बात तो केवल शूद्रों के लिए है ना, तुम्हें शिक्षा देंगे नहीं, गुण तुम्हें देंगे नहीं, कर्म तुम्हारा बिगड़ ही जाएगा, फिर तुम्हें नीच बना के रखेंगे, फिर कह देंगे गीता में कृष्ण ने कहा हुआ है। ठीक, तो अंत में मित्तल साहब इतनी बड़ी भूमिका बांधने के बाद ये कहते हैं कि आरक्षण के क्रियान्वयन से जातिवाद पनपता है। हमें ये समझ में आया कि मित्तल साहब इतनी बड़ी भूमिका ऊपर से नीचे तक सिर्फ आरक्षण को कोसने के लिए बना। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ से हमें समझ में आया कि मित्तल साहब ने शुरू से आखिरी तक एक भूमिका बांधी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हिंदू धर्म में या प्राचीन काल में कोई जाति थी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के आधार पे, जैसा कि गीता में बताया गया। अच्छा, ठीक, और उसे गलत समझ लिया, वर्ण व्यवस्था को गलत समझ लिया। नीचों को नीच रहना चाहिए, ऊंची जात के लोगों को ऊंचा रहना चाहिए, वो तो गुण कर्म के आधार पे। तुमने गलत समझ लिया, तुम्हें नीचे रहना चाहिए भाई, आरक्षण नहीं मांगना चाहिए, तुम्हारी गलती है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कोई जातिवाद तो था ही नहीं। ठीक, जातिवाद तो संविधान से आ गया, संविधान में आरक्षण दिया, आरक्षण के क्रियान्वयन से जातिवाद पनपता है। तो मतलब आरक्षण ने जातिवाद दिया है। महान मित्तल साहब का महान ज्ञान। प्राचीन काल में कोई जातियां नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, सब सुखी रहा करते थे अपने अपने गुण कर्म के हिसाब से, सब सुखी रहते थे। ये तो आरक्षण ने जाति बना दी और आरक्षण ने जातिवाद फैला दिया। ठीक, तो दर्शकों इस पूरे पैराग्राफ में हमें मित्तल साहब एक डिफेंड करते आते हैं, मतलब ये लिखने की अनावश्यक बात है, और ऐसा लगता है कि मित्तल साहब ये कह रहे हैं कि भाई कोई जातिवादी नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, आरक्षण ने जातिवाद फैला दिया और आरक्षण की वजह से ही जातिवाद फैल रहा है, अन्यथा प्राचीन काल में तो कोई जातिवाद होता ही नहीं था। ब्राह्मण लोग नाली साफ करते होंगे अगर नहीं होता होगा तो, ठीक, पर हमें तो दिखा नहीं कभी, ना प्राचीन काल में हमने सुना, ना आधुनिक काल में सुना। फिर भी मित्तल साहब वही घिसी पिटी सी बातें यहां पे कर रहे हैं। आगे देखिए, न्यायमूर्ति मित्तल ने कहा कि आरक्षण दलितों के उत्थान के तरीकों में से एक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन से जातिवाद फिर से पनपता है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो मित्तल साहब, अभी तो ऊपर कह रहे थे कोई जातिवाद था नहीं प्राचीन काल में। ठीक, अब आरक्षण से जातिवाद पनपता है। दर्शकों आप क्या कहेंगे इसे, मतलब आरक्षण से कैसे जातिवाद पनपता है, मुझे बताएं। अब जाति तो आरक्षण से पहले से बनी हुई है, इनके मित्तल साहब के बाप भी मित्तल थे, दादा भी मित्तल थे। ठीक, आरक्षण ने कैसे जातिवाद पनपा दिया, ये तो समझ से परे। भाई कोई आकर मुझे बताएं, कोई टुन्नी ब्राह्मणवादी व्यक्ति हो जो मुझे आकर थोड़ा क्लियर करे कि आरक्षण ने कैसे जातिवाद बढ़ा दिया। ठीक, भाई आरक्षण तो जातिवाद को खत्म करने के लिए प्रयास दिखता है हम, कि भाई जो लोग जाति में श्रेष्ठ हैं, आरक्षण निम्न जाति के लोगों को भी उनकी बराबरी पे लाके खड़ा कर देता है। आरक्षण सबको बराबरी के अधिकार देता है, आरक्षण सबको रिप्रेजेंटेशन देता है। न्याय की पहली कसौटी रिप्रेजेंटेशन है, यानी समाज में सबका बराबर प्रतिनिधित्व होना।
तो आरक्षण रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। अब आरक्षण जातिवाद कैसे फैला रहा है, मित्तल साहब को थोड़ा बताना चाहिए था, पर वो तो उल्टा संविधान को ही कोसते दिखाई दे रहे हैं और आरक्षण को कोसते दिखाई दे रहे हैं और प्राचीन गीता को सही बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे देख लीजिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण ओबीसी एससी एसटी की स्थिति को बेहतर बनाने या मदद करने के तरीकों में से एक है। जो कोई भी तथाकथित दलित वर्ग या दलित या समाज के हाशिए पे पड़े लोगों की मदद करने का कोई दूसरा और बेहतर तरीका सुझाता है, उसे तुरंत दलित विरोधी करार दे दिया जाता है। ओ हो। तो दर्शकों, मित्तल साहब की एक परेशानी और भी है। पहली परेशानी कोई जातीय नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, कर्म गुण के अनुसार थी। दूसरी परेशानी, संविधान में आरक्षण दिया, आरक्षण से जातिवाद फैल गया। और तीसरी परेशानी कि कोई भी जो दलित वर्ग को आरक्षण से कोई बेहतर तरीका सुझाता है तो उसे दलित विरोधी कह दिया जाता है। ओहो, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि दर्शकों, तुम्हें आरक्षण नहीं देना, आरक्षण से कुछ और अलग दे देंगे पर आरक्षण नहीं देंगे। आप समझ रहे हो ना? मतलब सारी जो सार ये है कि भाई तुम आरक्षण मत लो, आरक्षण के अलावा कुछ और ले लो। ठीक? अरे मित्तल साहब, आरक्षण के अलावा कुछ और तरीका क्यों सुझाता है कोई? और कोई होता कौन है हमें अलग तरीके सुझाने वाले? हमें अपने हक अधिकार चाहिए भाई। संविधान ने हमें अपने हक अधिकार आरक्षण के रूप में दिए हुए, जो कि तुम लोगों ने, ऊंची जात के लोगों ने खा लिए। ठीक है, वो हक अधिकार और कोई तरीके से मिल ही नहीं सकते, और कोई तरीका नहीं। ठीक? जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसे उतनी जगह आपको शासन प्रशासन में, संविधान में, नौकरियों में, शिक्षा में, सब जगह देनी पड़ेगी। बात बड़ी छोटी है लेकिन आपकी मोटी बुद्धि में शायद समझ में ये आ नहीं रही मेरे ख्याल से। ठीक? क्योंकि वहां पे जातिवादी मानसिकता गहराई से जगह बना चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक? अजीब बात कह रहे हो। मुझे नहीं लगता कि एक न्यायाधीश के रूप में मुझे आपका सम्मान करना चाहिए मित्तल साहब, क्योंकि आपने इतनी घोर जातिवादी बातें अपने फैसले में की हैं कि अगर आप जज ना होते, आम आदमी अगर ये सब बातें कह देता तो निश्चित रूप से उसे जेल में तमाम सारे कोर्ट कचहरियों का सामना करना पड़ता। ठीक? आप खुलेआम किसी साधारण सवर्ण के समान अपनी जातिवाद को डिफेंड कर रहे हो वर्ण व्यवस्था के नाम पर और फर्जी काल्पनिक गीता और पुराणों के नाम पर। ठीक? और बड़ा अजीब है, न्यायपालिका में जज बनकर आप संविधान की बनाई हुई आरक्षण को कोस रहे हो और खुद के ब्राह्मणवाद पे एक शब्द भी नहीं बोलते हो। जो ब्राह्मणवाद न्यायपालिका में आप लोग चला रहे हो, जो नेपोटिज्म चला रहे हो, भाई भतीजावाद चला रहे हो, उस पर आप एक शब्द भी नहीं बोलते हो। ठीक? जातिवाद पर भी एक भी शब्द नहीं बोलते हो, उल्टा आरक्षण को कोस रहे हो। जातियां तुमने बनाई, तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाई, अभी तक तुम न्यायपालिका में उन्हें ढो रहे हो। 70 सालों में 2 दलित जजों को तुमने जगह दी है न्यायपालिका में, और उसके बाद भी आरक्षण को कोस रहे हो और कह रहे हो उससे जातिवाद फैलता है। अजीब है। चलिए आगे देखते हैं। तो मित्तल साहब कह रहे हैं कि भैया आरक्षण के अलावा कुछ और बता देंगे तो आरक्षण विरोधी करार दे दिया जाए। तो भाई मित्तल साहब आरक्षण के पक्षधर हैं, विरोधी नहीं है, समझो बात को थोड़ा। ठीक? आगे वो क्या कहते हैं। फिर जस्टिस मित्तल साहब ने कहा कि दलित विरोधी कहलाने की कीमत पर वह कानूनी विद्वान नानी पाल खीवाला आत्मकथा के अंश उद्धृत कर रहे हैं। ठीक है, दलित विरोधी कहलाने की कीमत पर वे कानूनी विद्वान नानी पालकीवाला की आत्मकथा के अंश उद्धृत कर रहे हैं, जिसमें जाति आधारित आरक्षण की आलोचना जातिवाद को पुनर्जीवित करने के रूप में की गई है। दर्शकों सोचिए, संविधान की शक्ति से बैठा हुआ ये जज संविधान में दिए गए आरक्षण को गलत बता रहा है और आरक्षण को जातिवाद को पुनर्जीवित करने वाला बता रहा है। मतलब ये किस स्तर के जातिवादी लोग हैं। हजारों सालों से जातिवाद चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं।
आज भी इस देश में नाली नीच जात के लोग ही साफ करते हैं, जूता निम्न जाति के लोग ही सिलते हैं, मंदिर में सवर्ण ही ब्राह्मण ही बैठता है। उसके बावजूद भी आरक्षण को कोस रहे हैं और उसे जातिवादी कह रहे हैं। आप अंदाज लगाइए किस स्तर पे घृणा प्रदर्शित की गई है इस फैसले में, और इन जजों के अंदर आरक्षण के प्रति कितनी घृणा है, आप इनके एक एक शब्द से समझ लो। विशेषकर मेरे वो वाल्मीकि भाई जिन्हें ये गलतफहमी है कि उन्हें कुछ मिलने वाला है, वो जरा ये देख लें तुम्हारी औकात इनकी नजर में क्या है। ठीक है, और जब ये आरक्षण से ही नफरत करते हैं और आरक्षण से ही जातिवाद फैलता है ये कहते हैं, तो ये तुम्हें क्या दे देंगे? जब किसी को कुछ नहीं दे रहे तो तुम्हें क्या दे देंगे? आज तक 70 सालों में 2 दलित जज बनाए हुए हैं, तो तुम्हारी ये गलत फहमी है कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा। ये तो आरक्षण को पसंद ही नहीं करते, उल्टा आरक्षण को आरोपी ठहराए जातिवाद को फैलाने के लिए। ठीक, इनसे कुछ ले लोगे, तुम्हारी गलत फहमियां हैं। चलिए, तो ये आरक्षण विरोधी लोगों के भी उसमें उदाहरण दिए गए हैं, नानी पालकी वाला है, इनके भी उदाहरण दिए गए हैं। आरक्षण विरोधी लोगों को भी यहाँ पे जगह दी गई है। कुल मिलाकर आरक्षण की खाल खींची गई है इस फैसले में। आरक्षण को खराब बताया गया है, आरक्षण से जातिवाद फैलता है ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है, और अतीत में तो कोई जातिवाद था नहीं, वर्ण व्यवस्था थी, वो तो क्या बोलते हैं, कर्म और गुणों के आधार पे होती थी। बहुत अच्छा अतीत था भारत का। ठीक है, सब लोग अपने गुण कर्म के अनुसार काम करते थे। बस ये है कि भाई संविधान के बाद जातिवाद फैलने लगा। कुल मिलाकर हमें इतना समझ में आया, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, उन्होंने अपने इस विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत किया कि संविधान के तहत और इसके विभिन्न संशोधनों के द्वारा निहित आरक्षण की नीति पर नए सिरे से विचार करने और दलित और वर्ग या दलितों के समुदायों से संबंधित लोगों की मदद करने और उनके उत्थान के लिए अन्य तरीकों के विकास की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर दर्शकों, आरक्षण की नीति पर फिर से विचार किया जाए, आरक्षण हटा दिया जाए और कुछ तरीके देख लिए जाएं। मतलब दलितों की मदद के 100 तरीके हो सकते हैं, बस ये इन्हें नौकरी वोकरी मत दो, शासन प्रशासन में मत आने दो और संसद में मत आने दो, बाकी कुछ थोड़ा बहुत कुछ दे दो। राशन दे रहे हो 5 किलो राशन, थोड़ा बहुत खाने पीने दे दो। ये नौकरी वक्त बराबरी से बिठाना गलत है। कुल मिलाकर हमें ये समझ में आया, ठीक, क्योंकि ये जातिवाद फैला देता है। अगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर सवर्ण के बगल में बैठ जाता है तो इससे जातिवाद फैल जाता है, और ये जातिवाद नहीं फैलना चाहिए। मित्तल साहब की बात से हमें कुल मोटा मोटा ये समझ में आता है। ठीक, जब तक कोई नई पद्धति विकसित या अपनाई नहीं जाती है तब तक आरक्षण की मौजूदा प्रणाली किसी वर्ग विशेष के रूप में अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देने की शक्ति के साथ क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रख सकती है। ओ हो, आप देखिए जरा क्या बात है। जब तक कोई नई पद्धति का विकास या अपनाई नहीं जाती है तब तक आरक्षण की मौजूदा प्रणाली किसी वर्ग विशेष के रूप से अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण की अनुमति देने की शक्ति के साथ क्षेत्र पर कब्जा जारी रख सकती है। ओ हो, आप सुनिए, भाषा सुनिए। ठीक है, आरक्षण की मौजूदा प्रणाली क्षेत्र पर कब्जा जारी रख सकती है। आरक्षण की प्रणाली से क्षेत्रों पर कब्जे हो रहे हैं, ये जारी रख सकती है उपवर्गीकरण के रूप से। आगे देखिए, क्योंकि मैं किसी मौजूदा इमारत को गिराने का सुझाव नहीं दूंगा, उसके स्थान पर एक नई इमारत खड़ी किए बिना जो कि अधिक उपयोगी साबित हो सकती है। संवैधानिक शासन में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश एक जातिहीन समाज में चला गया है। ओहो, आगे देख लीजिए दर्शकों और सुन लीजिए। ठीक, मतलब साहब की कल्पनाशीलता की चरम स्थिति देखिए। ये कह रहे हैं कि संविधान शासन में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। ये तो ठीक है, देश जातिहीन समाज में चला गया, देश जातिहीन समाज बन गया। दर्शकों, अब कोई बात मत करना मुझसे आके जातिवाद की। ठीक, मित्तल साहब ने कह दिया देश जातिहीन समाज में चला गया। अच्छा, सिवाय संविधान के तहत सीमित उद्देश्यों के लिए दलित वर्ग के लोगों, दलितों या SC ST OBC को आरक्षण देने के लिए दिए गए प्रावधानों की। ओहो, दर्शकों थोड़ा इसे भी ध्यान से फिर से देखिए, फिर से सुनिए। संविधान में जाति शासन में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, देश एक जातिहीन समाज में चला गया है
देश जातिवादी समाज हो गया, सिवाय संविधान के तहत सीमित उद्देश्यों के लिए दलित वर्गों के लोगों, दलितों, एससी एसटी को, ओबीसी को आरक्षण देने के लिए दिए गए प्रावधानों के। मतलब आरक्षण के अलावा बाकी तो पूरा देश जाति विहीन अवस्था में चला गया। केवल आरक्षण से जातिवाद फैल रहा है, बाकी सब देश जाति विहीन है। सब जाति विहीन, न्यायपालिका जाति विहीन, ब्राह्मण ब्राह्मण बैठे हैं, सवर्ण सवर्ण बैठे हैं, जाति विहीन हो गया। 70 सालों में 2 दलित जजों को जाति विहीन कर दिया हमने। ठीक, केवल आरक्षण है, संविधान में केवल आरक्षण है, वहीं जातिवाद दिखता है, बाकी तो जाति विहीन स्थितियां देश में आ गई। आप दर्शकों इस विश्व भवन को देखिए, और ये कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद एक जज का फैसला पढ़ रहा हूं, और उसकी इस घृणित भाषा को देखिए, उसकी सोच को देखिए, देश के 85% लोगों के हक अधिकारों को लेकर इनकी सोच देखिए। ये असंवैधानिक तो है ही, ये घोर जातिवादी भी है। आगे देखिए, इसीलिए व्यक्तियों की उपरोक्त श्रेणी की पदोन्नति के लिए कोई भी सुविधा, विशेष अधिकार जाति के अलावा पूरी तरह से अलग मानदंड पर होनी चाहिए, जो आर्थिक या वित्तीय कारकों, रहने की स्थिति, व्यवसाय और उनके रहने के स्थान के आधार पर उनमें से प्रत्येक को उपलब्ध सुविधा के आधारित हो सकती है। तो आगे इन्होंने कह दिया कि भैया ये जो आरक्षण है ये जाति के अलावा किसी और मानदंड पर होना चाहिए, आर्थिक, वित्तीय कारक या अन्य व्यवसाय, किसी भी अन्य पर जाति पर नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बात है दर्शक। अब ये वही लोग हैं जिन्होंने जाति के आधार पर आर्थिक आरक्षण दिया है, समझते हैं ना, ये वही महान न्यायाधीश लोग हैं जिन्होंने जाति के आधार पर सवर्णों को आर्थिक आरक्षण दिया है, और उसमें से एससी एसटी लोगों को बाहर किया है। और ये वही ज्ञानी लोग हैं जो हमसे कह रहे हैं कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। आप मतलब इस जहरीली भाषा को देखिए, आप इस गंदी सोच को देखिए, और क्या इस व्यक्ति को न्यायाधीश होना चाहिए? आप मतलब खुद आप तय करिए, आप फैसला आपको खुद ही तय करना है। इस भाषा को पढ़ के शायद आप समझ पाएंगे कि किस स्तर पे फैसला घृणा से भरा हुआ फैसला। आगे देखिए, आरक्षण यदि कोई हो तो केवल पहली पीढ़ी या एक पीढ़ी के लिए सीमित होना चाहिए, और यदि परिवार में किसी पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ ले लिया, उच्च दर्जा प्राप्त किया है, तो आरक्षण का लाभ तार्किक रूप से दूसरी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होगा। ओ हो, देखिए, ठीक, तो भैया एक पीढ़ी का आरक्षण अकेला मिलेगा, ठीक है, जस्टिस मित्तल साहब कह रहे हैं। तो सारे वाल्मीकि समाज के लोगों एक एक पीढ़ी का आरक्षण लो और बाहर हो जाओ। भाई आप सहमत हो ना इस फैसले से? तो इस फैसले में मित्तल साहब ये भी कह रहे हैं कि एक एक पीढ़ी का आरक्षण लो, तो ले लो एक एक पीढ़ी का आरक्षण और बाहर हो। ठीक, भाई आप लोग सहमत हो इस फैसले से? अगर तो पूरी बात मानो ना जो इसमें बोल रहे हैं मित्तल साहब। ठीक, तो भाई आरक्षण एक एक पीढ़ी का लाभ लेके बाहर हो जाओ, बाकी तो बामनवाद चलता रहेगा। सारे बामन बैठकर, सवर्ण बैठकर न्यायपालिका पे कब्जा बना के रहेंगे, और इनके कब्जे चलते रहने चाहिए, क्योंकि ये लोग जानते हैं ना, ब्राह्मण डीएनए वाले लोग हैं, ब्राह्मण जीन्स वाले लोग हैं, समझते हो? ये तो जेनेटिकली सुप्रीम लोग हैं ना भाई। अब तो जेनेटिकल कॉन्सेप्ट भी निकाल लिए इन्होंने। ठीक, आगे लिखिए, यह दोहराया जाता है कि आरक्षण का लाभ लेने के बाद सामान्य श्रेणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले व्यक्ति के वर्ग को बाहर करने के लिए समय समय पर अभ्यास किया जाना चाहिए। ओहो, ठीक है, तो आरक्षण का लाभ लेने के बाद सामान्य श्रेणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले व्यक्तियों को, वर्ग को बाहर करने के लिए समय समय पर अभ्यास किया जाना चाहिए। अरे मित्तल साहब, आरक्षण भी ले लेंगे, आरक्षण भी छोड़ देंगे, पर मेरा बस इतना कहना है, क्या तुम लोग, भाई हमारे समाज से लोग आरक्षण के लाभ छोड़ देंगे, एक एक पीढ़ी के बाद भी छोड़ देंगे?
क्या तुम लोग उन्हें सवर्ण मानोगे? क्या तुम अपनी बेटियां हमारे समाज के लोगों से ब्याहोगे, या बाकी के रोटी बेटी के संबंध बनाने शुरू कर दो? क्वेश्चन तो ये है ना दर्शकों, आरक्षण के लाभ छोड़ने में परेशानी नहीं है क्या? जिसने आरक्षण ले लिया, नौकरी कर ली, पैसे वाला हो गया, उससे क्या ये सवर्ण मानने तैयार हैं? भाई एक व्यवस्था ये भी तो हो कि जो जो ये कह रहे हैं कि भाई आरक्षित श्रेणी के पैसे वाले लोग हो गए, पिछले वर्ग की संपन्न वर्ग है, अगर पिछले वर्ग के संपन्न वर्ग हो ही गए हैं तो भाई लगे हाथ उन्हें सवर्ण भी घोषित कर दिया जाए, और एक एक सवर्ण समाज के लोगों को अपनी अपनी बेटी क्या बोलते हैं संपन्न लोगों से ब्याह कर जातिवाद को खत्म भी करना चाहिए। भाई ये थोड़ी हो सकता है कि भाई आरक्षण का लाभ ले लिया, बाहर भी हो गए, और तुम सवर्ण लोग बराबरी का मानोगे नहीं, नीच के नीच ही रहेंगे, और आरक्षण भी मिलना बंद हो जाए। भाई ये दोहरे तरीके थोड़ी चलेंगे। ठीक, बात तो तब है ना जब आप किसी व्यक्ति को आरक्षित वर्ग से बाहर कर रहे हो तो उसे सवर्ण मानना शुरू करो, ब्राह्मण मानना शुरू करो, और अपनी अपनी एक बेटी ब्याहो। ठीक, सारे सवर्ण लोग अपनी अपनी बेटी उन लोगों को ब्याहें जिन्होंने आरक्षण के लाभ ले लिए हैं, जो कि ताकतवर पैसे वाले हो गए, ताकि लोग उन्हें नीच मानना बंद करें। ठीक, और उन्हें सवर्ण घोषित किया जाए, सरकार उन्हें सवर्ण घोषित करे ना तकनीकी रूप से, तब तो जातिवाद खत्म होगा, अन्यथा तो भाई बात तो वहीं की वहीं रह जाएगी। ठीक, बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी कमजोर समझ है मित्तल साहब आपकी, तो आपको तो समाज के बारे में दो कौड़ी की समझ नहीं है। ठीक, कैसे जज बन के बैठे हुए। ठीक, तो ये केस था पंजाब राज्य और अन्य बनाम देवेंद्र सिंह मामला था। इस मामले में इन्होंने ये फैसला सुनाया हुआ है, और ये फैसले का जो पेज नंबर है 59, यहाँ पे ये कास्ट सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, ये बात बताई गई है। गीता की बात भी की हुई है उन्होंने। उसके बाद 60 नंबर का पेज है, वहां पे देखिए वही घिसा पिटासा, चतुर्वर्ण मया सिस्टम, गुण कर्म विभाग सा, यही एक दो कौड़ी का घिसा पिटासा गीता का वर्ष है, जो हर दो कौड़ी का टुन्नी लेकर घूमता रहता है। बाकी गीता नहीं पढ़ते ये लोग कि वहां क्या लिखा हुआ है। स्त्रियों को, शूद्रों को, वैश्यों को पाप योनि भी कह रहे हैं कृष्ण, वो सब नहीं पढ़ते। केवल गीता का एक श्लोक बताकर उसी के दम पे पूरी लड़ाई लड़ लेना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि कोई जातिवाद नहीं था। ठीक, और बाकी के देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परंतक, कर्मी, प्रभिकर्मी, ये सब ये चैप्टर भगवत गीता का एक और भी बताया है कि भाई कृष्ण कह रहे हैं कि भाई मैंने ही 4 वर्ण बनाए हुए हैं नेचर और कैरेक्टर के हिसाब से। ये कहते हैं 10 गीता 10 ओनली promote Varna system which is different from present day's caste system. It lay emphasis on ability, quality and conscience of a person to have balanced structure of society and to bring out the best in everyone. Oh, thus 4 Varna systems are, आगे बता दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के काम क्या हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जज है ये कह रहा है कि भाई वर्ण व्यवस्था अच्छी है। ठीक है, ये कह रहा है, वर्ण व्यवस्था का समर्थक है। वही वर्ण व्यवस्था जो 4 भागों में समाज को बांटती, वही वर्ण व्यवस्था जो ऋग्वेद से उत्पन्न होती है, जिसमें बताया जाता है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए हैं और शूद्र पैरों से पैदा हुए। वही वर्ण व्यवस्था जिसमें कृष्ण ये कह रहे हैं कि भाई तुम शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ये मैंने बनाए हुए। ठीक, तो भाई कृष्ण की बनाई व्यवस्था के हिसाब से कुछ लोग पैर से उत्पन्न हुए हैं और कुछ लोग नीच हैं। यही तो वर्ण व्यवस्था कह रही है, और हमारे मूल विरोध भी इसी बात के हैं कि भाई कोई नीच कैसे हो गया और कोई ऊंच कैसे हो गया। इसका जवाब तो कभी दिया नहीं जज साहब। ठीक, कौन से गुण कर्मों से तुम ऊंचे हो गए और कौन से गुण कर्मों से नीचे हो गए, और नाली साफ करने का कर्म नीचा कैसे हो गया, और मंदिर में बैठकर धर्म ग्रंथ गपोड़ने का कर्म ऊंचा कैसे हो गया। ये पैरामीटर किसने तय किए, ये थोड़ा बताओ ना। ये गुण कर्मों की जो बात करते हो, थोड़ा हमारे सामने आकर बताओ कि गुण कर्म तुमने तय कैसे किए हैं, कि शूद्र का कर्म नीच है, ब्राह्मण का कर्म ऊंच है, ये तय कैसे कर लिया।
और क्या ये तय करने में कोई कमेटी बनाई हुई थी? शूद्रों से भी पूछा था? बड़ी अजीब स्थिति। अच्छा दर्शकों, एक चीज और देखिए यहां पे आप, कि ब्राह्मणों ने गपोड़ कर कुछ धर्म ग्रंथ लिखे, उन्हीं धर्म ग्रंथों को दिखाकर अब ये ब्राह्मण लोग हमसे कह रहे हैं कि भैया गीता में लिखा है कि कोई क्या बोलते हैं वर्ण व्यवस्था होती है, वो भी कर्मों के आधार पर होती है। मतलब इनके धर्म ग्रंथ इन्होंने लिखे, अब हमें नहीं मानना है। जज मित्तल साहब ये चाहते हैं कि भाई हम शूद्र इनके लिखे हुए धर्म ग्रंथों को माने, और उसमें कृष्ण ये कह रहा है वो कह रहा है ये हम माने। तो मित्तल साहब तुम्हारे धर्म ग्रंथ तुमने लिख लिए, काला पीला नीला जो चाहे लिखा, और हमें क्यों मानने हैं भाई? गीता में कृष्ण कुछ भी कहे उससे हमारा क्या लेना देना है? सीधी सी बात है। ये देश संविधान से चलता है, गीता से नहीं चलता साहब। गीता की बात यहां ना करें। और मजेदार बात है कि भाई दर्शकों ये भी ध्यान रखिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथों का उल्लेख कर रहे हैं। भाई मुसलमानों की कुरान भी ले आते, बाइबल भी ले आते। केवल अपने हिंदू धर्म ग्रंथों की कचड़ा प्रमोट करोगे? उनके धर्म ग्रंथों को भी तो देख लो, वहां क्या लिखा हुआ है। तो अब जातिवाद और धर्मांधता की चरम स्थिति भी देखिए कि कोर्ट के फैसलों में हिंदू धर्म को ग्रंथों को घुसेड़ा जा रहा है, और ये ब्राह्मणों के लिखे ग्रंथों को हम पे क्यों थोप रहे हो भाई? हमारा क्या लेना देना है? ठीक, तुम अपने धर्म ग्रंथों में कुछ भी लिख लो, घर में घुसेड़ कर रख लो, आज निकाल कर हमें बता दो गीता में लिखा है। अरे तुम जानो क्या लिखा है नहीं लिखा, हमें क्या मतलब तुम्हारी गीता में क्या लिखा है और तुम्हारी सीता में क्या लिखा है? हमें क्यों बता रहे हो भाई? तुम जानो, कृष्ण जाने, तुम्हारी गीता जाने, तुम जो चाहे करो उसे। इस देश के शूद्रों का क्या लेना देना इससे? हमारा तो सीधी बात है, हमें संविधान ने हमें बराबरी के अधिकार दिए हैं, हमारा हक अधिकार है, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व चाहिए भैया। तुम्हारा गुण कर्म हमें नहीं चाहिए, और तुम्हारे कृष्ण और गीता भी हमें नहीं चाहिए। संविधान सबको बराबरी के अधिकार देता है, और हमें अपनी बराबरी का अधिकार चाहिए, अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, बड़ी साफ और स्पष्ट बात है। इस देश के शूद्रों को उनका प्रतिनिधित्व चाहिए। तुम्हारी गीता क्या कहती है, तुम्हारा कुरान क्या कहता है, तुम्हारी बाइबल क्या कहती है, तुम अपने पास रखो भैया, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, तो हिपोक्रेसी भी देखिए दर्शकों कि ये ब्राह्मण लोग अपने घर में कुछ किताबें लिख के रख लेते हैं, उन किताबों में कुछ उल जलूल बातें लिख के रख लेते हैं। अब हमसे ये कहते हैं कि भैया गीता में ऐसा लिखा है, रामायण में ऐसा लिखा है, फलाने में ऐसा लिखा है, ठिकाने में ऐसा लिखा है, इसलिए तुम लोग ये मानो। यार अजीब दादागिरी है। मतलब हमारा क्या लेना देना है भाई? और हम क्यों मानेंगे तुम्हारी किताबों को? हम संविधान मानेंगे ना, जो इस देश के लोगों की चुनी गई क्या बोलते हैं संविधान सभा के द्वारा लिखा गया। भाई तुम्हारे दो कौड़ी के धर्म ग्रंथ हम मानेंगे क्यों? तुम कुछ भी लिख लो, उससे हमारा क्या लेना देना? ठीक, तो ब्राह्मणवादी मानसिकता की चरम स्थिति दर्शकों के अब भी थोपना गीता ही है, अब भी गीता के प्रमाण देने हैं। ठीक, तो भाई तुम अपने धर्म ग्रंथों को अपने लोगों को बताओ, उनके ऊपर थोपो। तुम 4 वर्ण लिख लो, 10 वर्ण लिख लो, 20 वर्ण लिख लो, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। ना हम तुम्हारे वर्ण को मानते हैं, ना जात को मानते हैं। बड़ी सीधी सी बात, हमें सिर्फ अपने संवैधानिक हक अधिकार चाहिए, हम रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। मित्तल साहब शायद आपकी बुद्धि में ये बात समझ में नहीं आ रही। जातिवाद और धर्मांधता ने आपको अंधा कर दिया है, आपको दिख नहीं रहा कि इस देश के शूद्रों को अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, तुम्हारा कृष्ण क्या कहता है, राम क्या कहता है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें अपनी बराबरी के हक अधिकार चाहिए जो संविधान ने हमें दिए हैं, और वो हम लेके रहेंगे। बात सिर्फ इतनी सी। ठीक, तो दर्शकों इसमें आप पूरी सार अगर समझेंगे ना मित्तल साहब के इस पूरे फैसले को, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे इस पूरे, आप सोचेंगे कि ये सब चीजें क्यों लिखी जा रही। भाई मित्तल साहब ये गीता की बात क्यों कह रहे हैं, वर्ण व्यवस्था की बात क्यों कह रहे हैं, आप समझिए शुरू से आखिरी तक इस पूरे फैसलों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। तो हमें यह सार समझ में आया कि जस्टिस मित्तल साहब शुरू से आखिरी तक
ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में कोई जातिवाद नहीं था, वर्ण व्यवस्था थी जो कि पूर्ण कर्म के आधार पे थी, सही थी, मतलब शूद्र को शूद्र होना चाहिए क्योंकि कृष्ण ने ऐसा बनाया हुआ। ठीक, जातिवाद संविधान से आया, संविधान में जातिगत व्यवस्था में के आधार पर आरक्षण दिया, तो जातिवाद आरक्षण से आया और आरक्षण की वजह से जातिवाद फैल रहा है। ये कहने की कोशिश मित्तल साहब ने अपने पूरे फैसले में की हुई। ये सार है, एसेंस ये है कि आरक्षण की वजह से जातिवाद फैलता है। इस पूरे बहसबाजी का कुल सार इतना सा है। ठीक, ये सीधी सी बात। तो ये बताते हुए दिखाई देते हैं मित्तल साहब हमें, और एक पीढ़ी का आरक्षण दूसरी पीढ़ी को ना मिले ये भी बताते हमें दिखाई देते हैं। हम थोड़े मित्तल साहब के इस दुर्लभ ज्ञान को उनके बैकग्राउंड से थोड़ा सा जोड़ते हैं दर्शकों। हम क्या बोलते हैं, टाइम्स की वेबसाइट पर जाते हैं और हम वहां देखते हैं कि नो योर जज, अपने जज को जाने। उस पर मित्तल साहब के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं। पंकज मित्तल हैं ये न्यायाधीश को जानिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश क्या बोलते हैं, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तीसरी पीढ़ी के वकील हैं, दूसरी पीढ़ी के न्यायाधीश हैं और प्रसिद्ध लेखक भी। तो ये बड़े जातिवाद की बात करते हैं, ये परिवारवाद की बातें भी करते हैं, ये एक पीढ़ी के आरक्षण से दूसरी पीढ़ी के न मिले इसकी बात करते हैं। इनका थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा सा देखिए, मैं और डिटेल कर देता हूं कि इनके बारे में कुछ और डिटेल भी यहाँ नीचे दी गई है, अभी अभी की बात है। ये क्या लिखता है, देखिए ये लिखा है, क्या आप जानते हैं कि जस्टिस पंकज मित्तल अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के वकील हैं। मतलब ये आजादी के बाद से इनकी तीसरी पीढ़ी है, वकीली वकालती कर रहे हैं। दूसरी पीढ़ी के हाई कोर्ट के जज हैं, इनके बाप भी जज थे, ये भी जज बन गए। अब सोच के देखिए, मतलब आरक्षण के तहत लोगों ने दूसरों के हक खा लिए, फलाना खा लिया, ठिकाना खा लिया। ये खुद अपने पिता की वजह से यहां पे जज बन के बैठे। ठीक, ये खुद परिवारवादी व्यवस्था के पोषक हैं, वहीं से निकल कर आ रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक, इनके पिताजी भी थे जस्टिस नरेंद्र नाथ, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। ठीक, और ये भी जज बन गए। अब ये आश्चर्य तो नहीं हो सकता कि ये प्रतिभा केवल क्या बोलते हैं क्या वो कहते हैं भाई जीन्स की वजह से आती हो। ये प्रतिभाएं तो नहीं है, ये तो सीधा नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, जातिवाद है, ये तो समझा जा सकता है। ठीक, तो कोई बहुत बड़ा दुर्लभ ज्ञान लेने की जरूरत तो किसी को दिखाई नहीं देती। ठीक, ये व्यक्ति है जो खुद अपने बाप की विरासत, अपने बाप की सेटिंग वजह से जज बना। ठीक, मजेदार बात देखो कि ये मित्तल साहब जो थे क्या बोलते हैं दर्शकों, ये क्या बोलते हैं, इन्होंने शायद कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया था। कॉमर्स से ग्रेजुएशन करने के बाद ये फिर लॉ की डिग्री कर लेते हैं, फिर ये वकालत करते हैं और फिर ये जज बन जाते हैं। अब सोच के देखो, मतलब कि अगर बाप अगर जज हो तो कॉमर्स से ग्रेजुएशन करके, लॉ की डिग्री करके भी आप जज बन सकते हो। समझते हैं? तो आप थोड़ा समझिए कि मतलब इनका कितना कमजोर होगा, लीगल लॉ का फील्ड कितना कमजोर होगा। जो कॉमर्स से डिग्री करके आया हो उससे कितनी बेसिक जानकारियां होंगी सामाजिक व्यवस्था की, सोशल साइंस पे उसके इतनी पकड़ कितनी कमजोर होगी। और यही तो है ना, इसे ही तो जातिवाद कह रहे हैं। ठीक, यही ज्ञान है। तो ये जो व्यक्ति मित्तल साहब हैं, ये हमें इतना सारा ज्ञान दे गए और इनका ज्ञान का सार हमें समझ में ये आया कि भाई आरक्षण की वजह से जातिवाद फैल रहा है। सार बस इतना है, यही बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जगह कोई दूसरी व्यवस्था लगाने के बारे में जुगाड़ कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि इस देश के SC ST OBC सावधान रहें। देखिए, ये सारी बातें, ये फैसले के सार हमें ये समझ में आ रहे हैं कि भाई आरक्षण को खत्म करने का एक कॉन्सेंसस ऊपर बैठे न्यायपालिका में बन गया है। धीरे धीरे करके ये आरक्षण को खत्म करेंगे। ठीक है, अब ये तो तय है। बहुजन समाज क्या करेगा, विरोध करेगा, आंदोलन करेगा, देखते हैं। बहुजन समाज में क्या इतनी क्षमताएं हैं कि वो अपने आरक्षण को बचा पाए, ये भी भविष्य तय करेगा।
ये तो भविष्य की गर्त में है कि बहुजन समाज क्या प्रतिक्रिया देता है, किस तरह से वो इन चीजों को लेता है और किस तरह से वो इस मामले को आगे बढ़ाता है। ठीक, ये समय बताएगा क्या बहुजन समाज सक्षम रहेगा इस बार ब्राह्मणवाद से अपने आरक्षण को बचाने में। ये समाज की एकता और विरोध करने की क्षमता पर निर्भर रहने वाला है। ठीक, तो मैं कहूंगा कि जो भी हमारे समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, तैयारी कर लीजिए, लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है और हमले और जारी रहेंगे। आपके आरक्षण पर अभी और कुछ हमले होंगे, SC/ST एक्ट पर और हमले होंगे और धीरे धीरे इन चीजों को कमजोर करने की बात आएगी। ठीक, तो अब ये तय है कि हम फैसलों से ये समझ रहे हैं कि इस पूरा मामला धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करने की दिशा में ही जा रहा है, क्योंकि अब फैसलों में लिखकर ये अपनी गंदी सोच को व्यक्त करने लग गए। तो आपको तैयार रहना चाहिए आगे किस दिशा में ये पूरे खेल को ले जा रहे हैं। ठीक, समाज से कहूंगा जाग जाएं थोड़ा, सोने का समय खत्म हो गया, वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप आए। एक बार शासन प्रशासन में आपका रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया ना, तो आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं रहेगा और फिर आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से डॉक्टर अंबेडकर जिस कीचड़ में से निकाल के समाज को लेकर आए थे। ठीक है, और आज जो मजेदार जीवन जी रहे हो ना, वो इसलिए जी रहे हो क्योंकि आरक्षण की वजह से शासन प्रशासन में कुछ हद तक हमारे समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो गया है, इसलिए थोड़े बहुत हक अधिकार इस व्यवस्था से आपको मिल जाते हैं। एक बार ये खत्म हुआ तो बाकी फिर वही पूरी मनुस्मृति वाली ब्राह्मणी व्यवस्था रहेगी जिसमें कुछ भी नहीं है शूद्रों के लिए। ठीक, यही सब होने वाला। चलिए, तो ये मित्तल साहब के फैसले का सार था, मैंने आपके सामने रखा। हमने इसे समझने की कोशिश की, उनकी मानसिकता समझने की कोशिश की और हमें समझ में आया कि बड़े ही घृणित सोच के साथ उन्होंने फैसला लिखा है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के व्यक्ति को न्यायाधीश, न्यायपालिका में न्यायाधीश के पद पर होना भी चाहिए जो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था से उत्पन्न हुए आरक्षण से इतनी घृणा रखता है। ठीक, ये बड़ा खतरनाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या स्थिति।